हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एटम एंड न्यूक्लियस, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। इस एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के तहत हम पढ़ते हैं, सबसे पहले शुरू में दार्शनिकों का ये मत था कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से बना है, किंतु इस कथन का उनके पास कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था। बाद में सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु एक अविभाज्य कण है। इसे किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तथा लगभग इसी समय हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेश व द्रव्यमान के वितरण के संबंध में उस समय कोई जानकारी नहीं थी। बाद में परमाणु संरचना के बारे में जानने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिसमें हमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ना है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल देने से पहले एक प्रयोग किया, जिसे हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के लिए रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित अल्फा कणों की बारीक किरण पुंजों की बमबारी पतली स्वर्ण पत्र पर किया। और इससे उन्होंने अनेक फल प्राप्त किए, जैसे उन्होंने बताया कि जब अल्फा कण पतली स्वर्णपत्र पर पड़ता है, गिरता है, तो फिर अधिकांश अल्फा कण पत्र के आर पार सीधे निकल जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है। यह रदरफोर्ड की पहली पोस्टुलेट्स है। उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है। फिर ध्यान दीजिए, कुछ अल्फा कण छोटे कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। चूंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अतः इन्हें विक्षेपित करने वाला धनावेश कहीं न कहीं निश्चित
स्थित होना चाहिए। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का धनावेश परमाणु के भीतर एक छोटे स्थान में संकेंद्रित होता है। पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित नहीं होता है, जैसा कि जे थॉम्सन ने पहले बताया था कि भैया धनावेश परमाणु में एक समान रूप से वितरित होता है। तीसरा इन्होंने बताया कि बहुत कम अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग के तहत देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होता है। इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि परमाणु का धनावेश उसके भीतर अति सूक्ष्म भाग में संकेंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अल्फा कणों के विक्षेपित होने की इस घटना को प्रकीर्णन कहा गया। ठीक, अल्फा कणों के इस विक्षेपित होने की घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रयोग से परमाणु के भीतर धनावेश के वितरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। स्वर्ण पत्र से विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या को परस्पर गणित की सहायता से सोमरफील्ड ने गिना और उन्होंने बताया कि यह विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या इस नाभिक में धनावेश की मात्रा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। बाद में चैडविक ने सन 1920 में यह बताया कि नाभिक में धनावेश की मात्रा Ze होती है, जहां E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तथा Z धातु के लिए एक नियतांक है, जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इस ढंग से यह तमाम बातें रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर बताया। ठीक, यह एक्सपेरिमेंट से ये सब बातें तय हुई। अब आइए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने सन 1911 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धनावेश उसके भीतर 10⁻15 मीटर त्रिज्या की कोटि में संकेंद्रित होता है। इसके बाहर 10⁻10 मीटर की त्रिज्या की कोटि में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल अल्फा कण व नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, जैसे परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। चूंकि अभी अभी हमने सुना पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अतः इनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं। अतः ये घूमते इलेक्ट्रॉन हमेशा सतत रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे, जिससे घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार घटती जाएगी, जिससे पथ की त्रिज्या घटेगी, अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार परमाणु के अस्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता सके। दूसरी कमी रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो इनके घूमने से इनके पथ की त्रिज्या बदलती है। पथ की त्रिज्या बदलने से आवृत्ति बदलती है। ठीक, आवृत्ति के बदलने से यह घूमते समय हमेशा विभिन्न आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं। अर्थात इनका स्पेक्ट्रम सतत होता है, जबकि हम पढ़े हैं कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत न होकर के रैखिक होता है। इसमें पतली पतली बारीक बहुत सी रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं प्रत्येक रेखाओं की अपनी एक निश्चित आवृत्ति होती है। अतः हम ये कहते हैं कि परमाणु एक निश्चित आवृत्ति की ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं। सभी आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित नहीं करते, अर्थात इनका स्पेक्ट्रम रैखिक होता है। इस प्रकार रदरफोर्ड रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। इन दोनों कमियों को बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया। अब हमें पढ़ना है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर ने परमाणु मॉडल में ये 3 पोस्टुलेट्स दिए। ठीक, उन्होंने परिकल्पनाएं किया। तो पहली परिकल्पना है, ध्यान दीजिए, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ठीक, अर्थात mvr इक्वल nh/2 पाई, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। इसे हम बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। इसलिए थॉमसन की वह परिकल्पना कि परमाणु सभी कक्षाओं में घूमते हैं, बोहर ने बताया नहीं कि परमाणु केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात परमाणु से संतत स्पेक्ट्रम उत्पन्न नहीं होता। ठीक, परमाणु से रैखिक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने बताया कि भाई परमाणु स्थिर ऊर्जा अवस्था में घूमते हैं और घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसीलिए परमाणु अस्थायी होते हैं। फिर सुनिए इनका दूसरा पोस्टुलेट, परमाणु निश्चित ऊर्जा अवस्था में ही घूमते हैं और घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, इसीलिए परमाणु अस्थायी होते हैं। ठीक, इनकी दोनों कमियां पूरी हो गई। फिर ध्यान दीजिए, यदि किसी प्रकार
बाहर से कुछ ऊर्जा मिल जाए, इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए, तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा अवस्था को छोड़कर ऊंची ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। ठीक, और वहाँ बहुत कम समय तक 10⁸ सेकंड तक ठहरने के पश्चात पुनः अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में वापस लौट आता है। और ध्यान दीजिए, वापस लौटते समय फोटॉन या विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है, और इस उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा h बराबर E2 - E1 होता है, जहां E1 व E2 क्रमशः मूल ऊर्जा अवस्था तथा उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं की ऊर्जाएं हैं। अतः ν बराबर E2 - E1/h। इसे हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं। तो इस प्रकार बोहर ने सोमरफेल्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। ठीक, बोहर के इस परमाणु मॉडल का मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा महत्व है। बाद में सोमरफेल्ड तथा डी ब्रोगली ने बोहर के मॉडल में तमाम परिवर्तन किए। ठीक, धन्यवाद। अब पढ़ते हैं नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के आकार का आकलन। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराता है वही नाभिक के सबसे पास पहुंचता है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बहुत उच्च होती है। जैसे जैसे यह नाभिक के पास पहुंचता है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती जाती है और अंत में संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है और वह अल्फा कण आगे नहीं जा पाता बल्कि पुनः उसी पथ पर वापस लौटने लगता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा। अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। Q1 मीन्स अल्फा कण पर आवेश 2e, Q2 मीन्स नाभिक पर आवेश ZE अपॉन R, बीच की दूरी R0। यह समीकरण 1। यह स्थितिज ऊर्जा कहाँ से मिलती है? गतिज ऊर्जा ये पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस E स्क्वायर Z या ZE² अपॉन R0। यहाँ से R0 की वैल्यू मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस ZE² ओवर K। तो नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R0 का यह सूत्र हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस ZE² ओवर K। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v 2.1 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड ले लें तो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K ½ mv², सॉरी यह
अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के हाफ mv², मान रख दें हाफ m की जगह 6.7 गुणे 10⁻27 किलोग्राम और गुणे v की जगह 2.1 गुणे 10⁻7 का होल स्क्वायर। इसको हल करने पर ये मिलेगा आपको 1.48 गुणे 10⁻12 जूल। जब आप इसको गुणा भाग करेंगे, हल करेंगे तो आएगा 1.48 गुणे 10⁻12 जूल। ये सभी मान अगर हम इस समीकरण 3 में रख दें तो R0 इक्वल 1/4πε0 का मान आपको याद होगा, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, 9 गुणे 10⁻9 गुणे 2Z। स्वर्ण का परमाणु क्रमांक 79 होता है, 79। E 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होल स्क्वायर अपान के गतिज ऊर्जा के आ गई 1.48 इंटू 10⁻−12 जूल। इनको जब हल किया जाता है तो आएगा 2.5 गुणे 10⁻14 मीटर। ठीक, ये मान आता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 6.9 गुणे 10⁻15 मीटर होती है। स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या, इसको हम RAU कह दें, यह बराबर होता है 6.9 गुणे 10⁻15 मीटर। ये प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है। ठीक, तो इस ढंग से हमने नाभिक के आकार का आकलन किया। अब आइए पढ़ते हैं बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं के लिए बोहर सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोहर का सिद्धांत। ठीक, बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन सदिश परमाणु, मतलब वो परमाणु जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन हो, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे He+Li डबल+, इन सब में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम हाइड्रोजन लाइक एटम कहते हैं। ठीक, तो आइए इसमें हम सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं। अनुमत अस्थाई कक्षा की त्रिज्या। नंबर 1। ठीक, माना एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश E, द्रव्यमान m, वेग v है। वह r कक्षा की, r त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv² बटे r बराबर, यह आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। 1/4πε0 Q1 Q2, Q मतलब इलेक्ट्रॉन, Q2 मतलब नाभिक Ze और बटे r²। ठीक, फिर से सुन लें। माना एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर घूम रहा है,
जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः mv²/r = 1/4πε0 E × Zd/r²। आप देखें नीचे से एक r कैंसिल हुआ तो यहाँ आपको मिला अथवा mv² = 1/4πε0 Ze²/r। इसको हम समीकरण 1 कहते रहे हैं। ठीक, बोहर के सेकंड पास्टुलेट बोहर के फर्स्ट पास्टुलेट से कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, अर्थात mvr = nh/2π। ये बोहर का फर्स्ट पास्टुलेट से है, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन इसको हम कहे थे। आगे आइए इस समीकरण 2 का वर्क कीजिए और समीकरण 1 से भाग दे दीजिए। m²v²r²/mv², ये हो गया n²h²/4π²। ये भाग देना है तो हम भाग को गुणा में बदले तो ये भिन्न उलट गई 4πε0r × Ze²। यहाँ से आप देखिए mv² से कट गया तो एक m बचा। यहाँ देखिए r और एक r कट गया तो एक r बच गया। तो यहाँ आपको r बराबर, ठीक, यहाँ आप देखेंगे बचेगा n²h²/0/πm Ze²। यह त्रिज्या r का सूत्र हुआ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम समीकरण 3 कह रहे हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए जैसे हमें याद है। अब देखिए आया कैसे। यह 4π देखिए कट गया तो यहाँ 1 पाई बच गया। ठीक, और देखिए ऊपर बचा n² h²/0, तो n² h²/0। m ऊपर था, इधर पक्षांतर हो गया तो देखिए πm Ze², ये आपका आ गया। क्लियर, बहुत ही आसान है। अब आइए पढ़ते हैं इससे मिला क्या। देखिए सब कुछ कांस्टेंट है n को छोड़कर, तो r प्रोपोर्शनल टू n² छोड़कर जितने भी हैं सब कांस्टेंट हैं। इसको हम r प्रोपोर्शनल टू n² कह रहे हैं। इससे मतलब क्या हुआ, अनुमत अस्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। आपने क्या कहा, अनुमत अस्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, और देखिए अब हम पढ़ते हैं बोहर त्रिज्या, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस को हम इसको R1 कह दे रहे हैं। ठीक, R1 माने पहली कक्षा के लिए इसको देखिए निकाला जाए, ये हो जाता है n की जगह 1 रख देंगे तो आएगा h²ε0/πm। ठीक, हाइड्रोजन की जगह 1 रख देंगे E²। ठीक, ये Z की जगह ये हाइड्रोजन है तो 1 रखेंगे तो R1 = h²ε0/πm Ze²। ठीक, तो ये सभी है। इनके हम मान अगर रख दें, H की जगह 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड स्क्वायर इंटू ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पाई का मान 3.14, यम का मान इलेक्ट्रॉन है तो 9 × 10⁹, सॉरी रिडक्टिस सॉरी और ई का मान 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर।
इनको जब हल किया जाता है तो आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्या आता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, अर्थात इसे ही हम बोहर त्रिज्या कहते हैं। बोहर त्रिज्या का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है। यही सब मान अगर ऊपर उठाकर रख दें तो हमको मिलेगा R इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम गुणे n स्क्वायर। ठीक, n की जगह 1 रख दें तो पहली कक्षा की त्रिज्या अर्थात बोहर त्रिज्या मिल जाएगी। n की जगह 2 रख दें दूसरी कक्षा की त्रिज्या, n की जगह 3 रख दें तीसरी कक्षा की त्रिज्या। इस ढंग से आपको मिलती जाएगी। ठीक, तो ये हमने बोहर त्रिज्या r का मान निकाला। अब आइए निकालते हैं अनुमत कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। अनुमत कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। आप दूसरा समीकरण देखें, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन mv r इक्वल nh/2 पाई से वेग v बराबर हमको मिलेगा ठीक, यहाँ आप लिख लीजिए बोहर त्रिज्या बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आइए अनुमत कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। अनुमत अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। ये सेकंड है अपना। अभी अभी हमने कहा ये बोहर पासुलेट समीकरण 2 से हमें यह वेग v बराबर मिलेगा nh/2 पाई mr। ठीक, यही mr इधर आ गया तो nh/2 पाई mr हो गया ये वेग v। r का मान ये जो सूत्र निकाले हैं वह रख दीजिए तो ये हो गया, यही कर दे रहे हैं nh/2 पाई m इंटू r। r का मान n² h² अपान पाई m z/e²। ये देखिए r का ये जो मान लिखे हैं। ठीक, आप फिर देखिए ये 1/r है इसीलिए हमने इसको उलट करके लिख दिया। क्लियर? अब इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा ze² अपान ट्वाइस nh/0। ये वेग v का मान आएगा। ठीक, ये है हमारा समीकरण 4। अब देखिए कैसे आया। यह nh देखिए nh से कट गया तो एक nh बच गया। ठीक, आप फिर देखिए ये पाई m से कट गया तो ऊपर देखिए ze² बच गया, नीचे ट्वाइस nh/0 बच गया। ठीक, इस प्रकार ये वेग v का सूत्र आया। ये सब सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको लर्न करना है। यहाँ आप सब कुछ देखिए n को छोड़कर कांस्टेंट है तो यहाँ से हमको मिला v प्रोपोर्शनल टू 1/n। इससे क्या सिद्ध हुआ? अतः अनुमत कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग मुख्य क्वांटम संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये आपने सिद्ध किया। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाएगा। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए पहली कक्षा में हमें वेग निकालना हुआ तो n की जगह 1 रख दें तो पहली कक्षा में वेग v1 बराबर हमको मिलेगा z की जगह 1 हाइड्रोजन के लिए
ई की जगह 1.6 गुणे 10⁻19 का होल स्क्वायर और बटे ट्वाइस n की जगह 1, h की जगह 6.67 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड गुणे एप्सिलॉन 0 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इनको जब आप हल करेंगे तो आपको मिलता है 2.19 गुणे 10�6 मीटर प्रति सेकेंड। जब आप इनको हल करेंगे तो पहली कक्षा की त्रिज्या मिलेगी 2.19 गुणे 10�6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम एक राशि, एक अनुपात V1/C निकाल रहे हैं। V1 का मान अभी अभी आपने लिखा 2.19 गुणे 10�6, C का मान 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको जब हल करेंगे तो 1/137 आता है। इसको हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। क्या कहेंगे? सूक्ष्म संरचना नियतांक। ठीक, सूक्ष्म संरचना नियतांक V1/C = 1/137 ये आता है। क्लियर? अब आइए पढ़ा जाए कि अस्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब पढ़ेंगे तीसरा, अस्थायी कक्षा में अनुमत अस्थायी कक्षा। घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अब आइए देखते हैं, ये अपना पहला समीकरण देखिए, यहाँ से गतिज ऊर्जा, इसको हम Kn कह दे रहे हैं कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा Kn, यहाँ 12mv²। देखिए mv² का यही मान रख दें तो आ जाएगा Ze²/8 πε0r। r का जो मान हम यहाँ निकाले हैं, सूत्र निकाले हैं, उसको यहाँ रख दें तो ये आपको मिलेगा Ze²/8 πε0 इंटू r का मान n²h²ε0/πmze²। चूँकि ये r उल्टा है इसलिए हमने इसको उलट करके लिख दिया। अब आप इसको जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा mze²e⁴/8ε0² आइए गतिज ऊर्जा आपको मिल गई mze²e⁴/8ε0² देख लीजिए कैसे मिला। ये पाई से कट गया तो मिल गया mz²e⁴, यहाँ 8ε0² क्लियर। अब आइए पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, 9वीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। 9वीं कक्षा में स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, इसको मान लीजिए UN है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम पढ़े हैं 1/4 πε0 Q1 Q2। Q1 आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है, Q2 है नाभिक Ze और बटे r। ठीक, ये आ गया। अब इसको हल किया गया तो आ गया Ze²/4π
एप्सिलॉन 0r। ठीक, अब आइए निकालते हैं nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा En बराबर गतिज ऊर्जा Km धन स्थितिज ऊर्जा U। इलेक्ट्रॉन का आवेश चूंकि माइनस ही है इसलिए इसको हम माइनस लिखते हैं। ठीक, तो आइए Kn का मान Ze² / 8πε0r प्लस माइनस Ze² / 4πε0r। प्लस माइनस दो चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। अब आप देखिए प्लस में माइनस का गुणा किए माइनस आ गया, इसको हल करने पर आपका आ जाएगा माइनस Ze² / 8πε0r। यह r का मान रख दिया जाए तो हो गया माइनस Ze² / 8πε0 इंटू r का मान n² h² / πmze²। आप ध्यान दीजिए कि r का मान ये इसका उल्टा है तो हमने उलट करके इसलिए लिखा क्योंकि ये 1/r है। बार बार यही उल्टा करके लिख रहे हैं तो ये आ गया। ठीक, तो इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस mz² e⁴ अपान 8 एप्सिलॉन 0² n² h²। इस ढंग से कुल गतिज ऊर्जा En का ये मान मिला। आप देख लीजिए कैसे मिला। ये देखिए पाई पाई से कट गया तो मिला माइनस, तो माइनस हो गया, यम तो यम हो गया, जेड में जेड का गुणा Z² हो गया, e² गुणा e⁴ हो गया अपान 8 ना एप्सिलॉन 0 गुणा हुआ एप्सिलॉन 0² n² h²। ये आपको मान मिला। क्लियर, तो इस ढंग से ये मिला आपको। अब यहाँ आप देखें सबको कांस्टेंट कर दें केवल n को छोड़कर तो यहाँ आपको मिल जाएगा En प्रोपोर्शनल टू 1/n²। इससे क्या आपने सिद्ध किया कि अनुमत अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल एनर्जी स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, तो इस ढंग से आपने ये सिद्ध किया। आइए इसको रिडबर्ग नियतांक के पदों में हम इसको लिखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा माइनस Z² / n² RH²। ठीक, माइनस Z² / n² RH²। ये RH² का मान जब आप हल करते हैं तो आता है 13.6 Z² / n²। यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E। और जहाँ देखिए जहाँ R रिडबर्ग नियतांक है, R रिडबर्ग नियतांक, इसका मान आपके इस सूत्र से मिलता है m e⁴ अपान 8 एप्सिलॉन 0² CH3। ये होता है इसका मान। अगर आप निकालना चाहें ये होता है रिडबर्ग नियतांक का मान, इसको कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग कांस्टेंट, ये इसका मान देखिए सब रखते हैं यम की जगह 9 × 10⁻38, ई की जगह 1.6 × 10⁻19 कूलम पावर 4, 8 एप्सिलॉन 0 की जगह 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन स्क्वायर, तो ये हो गया होल स्क्वायर। सी की जगह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और एच की जगह 6.67 × 10⁻34 जूल सेकंड, इसका होल क्यूब। ये सभी मान रख करके आप जब इसको हल करेंगे तो इसका मान 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स आता है। इस मान को सबसे पहले बॉमर नामक साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था, बताया था अपने प्रयोगों के आधार पर।
तो रिडबर्ग नियतांक R का मान 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। ठीक, आगे आप आ जाइए। इलेक्ट्रॉन, हम बोहर की तीसरा पास्टुलेट्स पढ़े थे। उस पास्टुलेट्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा अवस्था से अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में वापस आता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जिसकी आवृत्ति न्यू। न्यू इक्वल E2 माइनस E1/h। आप बताए थे बोहर के तीसरे पास्टुलेट्स के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन या फोटॉन उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है तो वापस आते समय वह विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है जिसकी ऊर्जा h न्यू E2 माइनस E1 होती है। तो वहाँ से न्यू हो गया E2 माइनस E1/h। E2 कैसे मिलेगा? इसी n की जगह आप 2 रख दीजिए, E2 मिल जाएगा। E1 कैसे मिलेगा? n की जगह 1 रख दीजिए, E1 मिल जाएगा। इसको हम समीकरण 4, 5, 6 जो भी मिले वो रख दे रहे हैं। समीकरण 4 हम लिख दिए, जो भी हो आप 4, 5, 6 रख दीजिएगा, मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ इस सूत्र में केवल n बदलेगा, शेष सभी कांस्टेंट रहेंगे। तो कांस्टेंट को हम पहले से ही कॉमन ले रहे हैं। तो ये आपको मिल जाएगा m z² e⁴/8 ε0² h²। ठीक, अब यहाँ आप देख लीजिए 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक, ये तो कांस्टेंट सब थे, ये सब के सब बाहर हो गए, केवल वही n बच रहा है। तो 1/E2 माइनस E1 कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, इसीलिए पहले 1 आ गया, बाद में 2 आ गया। आप हल करेंगे तो आ जाएगा। आप यहाँ 2 रखिए, फिर 1 रखिए, दोनों को आप अपना देख लीजिए, E2 माइनस E1 निकालिए। ठीक, तो जब माइनस यहाँ है तो आप E2 करेंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस E1 होगा, ये माइनस से तो प्लस E1 हो जाएगा। तो इसीलिए 1 पहले प्लस लिखे हैं और ये इसको 2 को बाद में माइनस लिखे हैं। चलिए, इसको ये हो गया। आप यहाँ देखिए h का भाग है, अर्थात नीचे h आ गया, इसलिए यहाँ नीचे एक h बढ़ करके h³ हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो h² था, एक h नीचे यहाँ पहले आ गया तो इसलिए h³ हो गया। ये हो गया mz² e⁴/8 ε0²। ठीक, h³। अब इसको देखिए, चूँकि हम पढ़े हैं c न्यू बराबर c/λ, न्यू बराबर c/λ, तो 1/λ बराबर न्यू/c, तो 1/λ बराबर न्यू/c, अर्थात इसी में c का और भाग दे दें तो हमको मिल जाएगा mz² e⁴/8 ε0² CH³ 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक, अब आगे देखिए, यही बराबर हो गया 1/λ, और यहाँ ये देखिए रिडबर्ग नियतांक के पदों में हम इसको लिखते हैं तो ये हो गया z²r। याद कीजिए, रिडबर्ग नियतांक r का मान बताए हैं m⁴/8 ε0² CH³। आप देख लीजिए m⁴/8 ε0² CH³ माने z² के अलावा जितना भी है वो सब r है। क्लियर? तो ये हो गया z²r 1/n1² माइनस 1/n2²। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ कि जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे
हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस, ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम है। यहाँ Z इक्वल 1, तो ये 1 लैम्डा इक्वल हो जाएगा R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है। अब यहाँ के अनुसार हम 5 लिख दे रहे हैं, लेकिन आप अपना मिला लीजिएगा, जिस अनुसार से क्रम हो वैसे क्रम रख दीजिएगा। ठीक, यहाँ इस 1/लैम्डा को हम वेव नंबर कहते हैं, तरंग संख्या। ठीक, धन्यवाद।